कराची में फिर बोरी बंद लाशों की सियासत का आगाज। मुकदमों में रिहाई रिहाई रिहाई। कराची में फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारे किसने लगाए? सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सड़कें खुलवाने वाले सड़कें फिर बंद करने लगे। क्या हम बेवकूफ हैं? यह दावा किसने किया है? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त हम हमेशा करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज कहां से किया जाए? आज खबरें ऐसी हैं कि कहते हुए और सुनते हुए मैं खुद दहल सा रहा हूं। कराची की सड़कें इस बात की गवाह है। और शायद आपको याद होगा कि 22 अगस्त 2016 को जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी ने एक तकरीर के दौरान एक नारा लगाया था तो उसके बाद MQM पर एक गैर एलानिया पाबंदी लग गई और उसके बाद उसके बतन से MQM पाकिस्तान वजूद में आती है। उसके साथ साथ ही अगर आप देखते जाएं तो ऐसे वाकयात आपको कई मिलेंगे। यहां पर कई लोगों ने नाखप्पे के नारे भी बुलंद किए और फिर उनके खिलाफ क्या मामलात हुए वो भी आपके सामने मौजूद है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मुझ में सकत नहीं है कि मैं वो जुमले आपको सुनवा सकूं, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ज़रूर, मगर उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनवा सकता। ज़रा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये वीडियो है उन मुजाहिरों की, उन एहतजाजी मुजाहिरों की जो कि पारा चनार के हवाले से कराची की सड़कों पर हो रहे थे। जब पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की तो कार्रवाई के बाद जो वहां तकारीर की गई उसमें बाकायदा उनके लीडरान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। क्या इन पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे हैं, क्या उन नारों के हवाले से उसी तरह की कार्रवाई अमल में आएगी या नहीं आएगी? एक बात तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि जब कभी भी इस तरह के नारे लगाए गए तो उन तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी गई, सिवाय तहरीक इंसाफ के। शायद तहरीक इंसाफ को बड़ी खुली छूट है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा अहम ये भी है कि इस तरह के नारों को बुलंद करने के बाद उस कौम, उस फिरके, उस मजहब या दीगर लोगों के खिलाफ भी एक ऑपरेशन का सिलसिले का आगाज हो जाता है। सवाल ये उठता है कि ये आखिर नारे बुलंद क्यों हुए और इसे रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इन नारों के बाद बहुत सारे सवालात कराची की सड़कों पर और बहुत जगहों पर पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या और ये मामला सुलझेगा क्या? अगर पाकिस्तान की हुकूमतों से, पाकिस्तान के मुक़्तदरा कुव्वतों से अगर किसी को इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ की बुनियाद बनाकर फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की गुफ्तगू क्यों की जाती है, ये बड़ा ही अहम सवाल है। अब देखना यह है कि यहाँ पर भी क्या 22 अगस्त 2016 को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि शहर वही है कराची और उसी तरह का मुजाहरे का है। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या होता है। खैर, लेकिन इस मुजाहिरों को हटाने के लिए जिन लोगों ने मुजाहिरे किए थे उनके मुजाहिरे अब भी जारी हैं। ख़ास तौर पर MWM की तरफ से इन मुजाहिरों का ऐलान किया गया था। बाद में कल रात गए पारा चनार में होने वाले जो जिरगा है उसने जब दस्तखत कर दिए, उसके बाद कराची की सड़कों से MWM ने अपने तमाम मुजाहिरीन को वापस जाने का कह दिया। लेकिन जो पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी उसके अंदर जो हटाने की कोशिश की गई थी और जिसमें मुश्तल अफराद ने मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स को आग लगाई थी, उसमें करीबन 300 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 19 को अदालत में पेश किया गया और उनका अदालती रिमांड लिया गया। जबकि दूसरी तरफ, जिस तरह मैंने आपसे कह रहा हूं कि उसके अपोजिट जो साबका सिपाही साहबा है उनकी तरफ से एहतजाजी मुजाहिरों का भी ऐलान किया गया था और उनकी तरफ से अब वो MWM तो अपने मुजाहिरों से हट गई है, MWM ने तमाम सड़कें खाली कर दी है, लेकिन जो अहले सुन्नत वल जमात जिसे कहा जाता है, जिनका नाम आजकल अहले सुन्नत वल जमात रख दिया गया है, वो पुरानी साबका सिपाही साहबा, उनकी तरफ से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और अभी भी वो कई जगहों पर सड़कों पर मौजूद है। सड़कें अलबत्ता खुली हुई हैं, लेकिन उनके मुजाहिरे और उनका एहतजाजी कैंप्स कराची शहर में कई मकामात पर जारी है। तो ये मामला ताहाल अभी रुकता हुआ महसूस नहीं हो रहा और जाहिर है हर एक को किसी ना किसी इवेंट की ज़रूरत होती है। जब वो इवेंट्स हो जाते हैं तो फिर उसके बाद की कहानी आगे बढ़ती है। आइए उसके बाद की चंद अहम खबरों की तरफ आते हैं और चंद अहम मामलात की तरफ आते हैं। जो अहम नुक्ता था वो हमने आपको बयान कर दिया। दो बड़ी अहम खबरें आई हैं और दो बड़ी अहम खबरों का ताल्लुक कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी तौर पर एक मामले से है। ज़रा सा मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ और वाकया है लंदन का। सन 2007 में पाकिस्तान
एक साबिक एक पाकिस्तान के इदारे के एक साबिक अहम ओहदे पर जो साहब मौजूद थे, वो बार बार लंदन का दौरा कर रहे थे। और लंदन का जो दौरा कर रहे थे उसकी सबसे अहम बड़ी वजह यह थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुज़ाकरात कर रहे थे। इस मुज़ाकरात में ये तय पाया कि जो सबसे पहला मुतालबा ये था ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जो मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं उन सब को हटाया जाए और कोई नए मुकदमात ना दर्ज किए जाए। और इसी का नाम बाद में NRO पड़ा और उसी NRO की बुनियाद पर बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वतन वापस तशरीफ़ लाती है। बिल्कुल उसी तरीके का एक दौर मुझे वो भी याद है कि जनाब एक प्रेशर ग्रुप ऐसा भी था कि यहाँ पर हुआ ये कि उज़ैर बलोच का तूती बोलता था और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी के अंदर 8 चौक पर एक जगह है जिसे लियारी रिसोर्स सेंटर कहा जाता था, वहाँ पर आती हैं और वहाँ पर आने के बाद उज़ैर बलोच के ही तमाम मुतालबात को तस्लीम किया जाता है और फिर इसे अमन मुज़ाकरात का नाम देकर वो बात कही जाती है। दर हकीकत ये तमाम मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इन्हीं मुकदमात का सिलसिला और इन्हीं मुकदमात का मामला होता है। इन तमाम सियासी रहनुमाओं को इस बात से कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो अवाम की फलाह बहबूद या अवाम के लिए क्या मुतालबात करते हैं। इनका सबसे बड़ा मुतालबा ये होता है कि इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए और इनके खिलाफ केसेस को दर्ज ना किया जाए और इन्हें जिस कदर आज़ादी हो वो हासिल हो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने मुज़ाकरात का आगाज़ हुकूमत के चोरों डाकुओं, जिनको चोर डाकू कातिल करप्ट सब कहा जाता था, फार्म 47-45 सब कहा जाता था, उससे मुज़ाकरात का आगाज़ किया। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती कि महंगाई की शरह को कम किया जाए, बिजली हर एक को फराहम की जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, गैस हर एक को फराहम की जाए, अवामी सहूलियात सब लोगों को दी जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 2 मुतालबात रखे गए। पहला मुतालबा यह कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमेटी बनाई जाए, और उसकी जो अदालत जो है वो इसका फैसला करे। और फिर जो दूसरा इनका मुतालबा सामने रखा गया वो ये रखा गया है कि इमरान खान समेत तमाम लोगों को रिहा किया जाए। इसमें इमरान खान समेत नहीं, लिस्ट सब जो इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है वो सिर्फ इमरान खान है। अब पहला नुकता यह है कि आप सोच रहे होंगे कि भाई तहरीक इंसाफ मुतालबात करती कि इस पूरी डमी गवर्नमेंट को हम नहीं मान रहे, हम इसे तस्लीम नहीं करते हैं और हमारा पहला मुतालबा यह है कि ये जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम मुस्तफ़ी हो जाएं और नया इलेक्शन करवाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी ये मुतालबा बाद में नहीं रखा था और ना बाद में रखा। उन्होंने कहा कि जनाब सबसे पहले हमें आने की इजाज़त दी जाए और तमाम मुकदमात हम पर ख़त्म किए जाए। इसी तरह के मुतालबात या मुकदमात, इसी तरह की बातें नवाज शरीफ साहब ने कही थी जब नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए और जब वापस अभी आए और जब वापस पहले आए। इस बार भी उन्होंने कहा कि उनके तमाम मुकदमात को ख़त्म किया जाए और बाकायदा उन्हें जिन मुकदमात के अंदर सज़ा थी जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो उससे पहले उनकी ज़मानतें हो जाती है और फिर ज़मानतों के बाद वो आराम से घूमना शुरू होते हैं। तो इन तमाम सियासी रहनुमाओं का जो सबसे बड़ा मुतालबा होता है वो ये होता है कि इन्हें आज़ादी किस तरीके से मिलती है। इनके लिए कभी भी ये अहमियत बात नहीं रखती कि अवाम के मुतालबात को किस तरीके से मनवाया जाए और अगर इस वक्त हुकूमत दबाव का शिकार है तो अवाम की सहूलियत और अवाम के फ़ायदे के लिए उनसे किस तरीके के मुज़ाकरात किए जाए या किस तरह की बात की जाए। खैर, अब आइए इसके अगले पहलू पर। तो क्या इन मुज़ाकरात के ज़रिए हुकूमत इनके तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लेगी और क्या हुकूमत ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी कि जनाब अब हम जो है वो इसमें जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, जुडिशल कमीशन के साथ साथ हम तमाम लोगों को रिहा कर रहे हैं, ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी? अब आते हैं हम इसके सियासी पहलुओं पर और इसके तमाम इंतज़ामी मामलात पर कि आपको समझना ज़रूरी है। पहले तो आपको ये मुतालबात की समझ होनी चाहिए कि मुतालबात क्यों किए गए और फिर दूसरे मरहले पर हम आते हैं कि जनाब इन मुतालबात की वजूहात के बाद अब इसका सद्देबाब किस तरीके से होगा। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि तहरीक इंसाफ से हुकूमत की कोई पसे पर्दा डील हो चुकी है और ट्रंप इंतज़ामिया ने इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया है और देखिए वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हो गई है। और फिर दूसरे सतह पर आप ये देखिए कि आज 19 मुल्ज़िमान को ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उन 19 मुजरिमान को, लफ्ज़ मुजरिमान इसलिए कह रहा हूँ, मुल्ज़िम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इन्हें सज़ा दी गई थी और इन्होंने सज़ा के ख़िलाफ़ किसी अदालत में रुजू कर वहाँ मुकदमात ख़त्म करवाने की बात नहीं की है कि वो मुजरिम से मुल्ज़िम और फिर बाइज़्ज़त बरी हो जाए, बल्कि यहाँ पर उन्होंने ये किया कि तकरीबन 67 के करीब अफराद ने जिन्हें सज़ा हो चुकी थी उन्होंने मिलिट्री कोर्ट से दरख्वास्त की थी,
आला सतह के लोगों के से दरख्वास्त की थी कि उनकी अपीलों को, उनकी माफ़ी को कबूल किया जाए। अब उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो करीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त वहाँ पर गुजार चुके थे, उनको सज़ाएँ भी 2-2 साल के करीब हुई थी या 3 साल के करीब हुई थी, और जिन्हें सज़ा 2-2 साल हुई थी उनका वैसे ही 2 साल का टेन्योर तकरीबन मुकम्मल होने वाला था। तो इस पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से उनकी अपीलों को मंजूर किया गया और 19 लोगों को रिहा कर दिया गया। दर हकीकत अब वो मुजरिमान ही कहलाएंगे और वो मुजरिमान ने रिहाई पाई है। अब नुकता यह कि क्या ये तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का कोई नतीजा है या फिर इसे ये समझा जाए कि हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करने का इंतज़ाम है या फिर मुख्तदरा हलकों की तरफ से आसानी पैदा करने का ये कोई इंतज़ाम है। हम तारीख़ के औराक से इसकी कई मिसालें दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल क्या है इसे समझना और जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अव्वल बात, तहरीक इंसाफ जो ये कहती थी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो हुकूमत की और बाइख्तियार लोगों की तीसरी सफ़ में आकर मुज़ाकरात कर रही है, ना कि पहली सफ़ में, ना दूसरी सफ़ में, ना तीसरी सफ़ में। अगर पहली सफ़ होती तो क्या इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय होते, अगर दूसरी सफ़ होती तो आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान साहब जैसे लोग इस मुज़ाकरात का हिस्सा होते, और अगर ये तीसरा हिस्सा है तो इसका मतलब यह है कि वो चंद वुज़रा है सिवाय MQM के सरबराह के, बाकी तमाम के तमाम जो है वो इनकी बल्कि सेकंड टियर भी नहीं, मैं कहूँगा थर्ड टियर लीडरशिप्स वहाँ पर मुज़ाकरात के अमल में है। अब क्या ये मुज़ाकरात के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि इनकी बात को तस्लीम कर लिया जाएगा और जुडिशल कमीशन बन जाएगा और तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो फिर आप यकीनी तौर पर मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि इन सब के 19 लोगों को रिहा भी कर दिया गया, मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बैठ गई? देखिए, दैट इज दीज ऑल थिंग्स आर टाइम किलिंग पॉलिसी। 19 लोगों को रिहा होना ही था क्योंकि वो अगले 4 महीनों के अंदर रिहा हो जाते। ये तमाम वो लोग थे जो 9 मई के केसेस में आए थे और इनमें से अक्सरियत को 2-2 साल की या 1.5 साल की सज़ा हुई थी और उनकी सज़ाएं वैसे ही ख़त्म हो गई थी या होने वाली थी अगले 3-4 महीने में। तो नए साल के आगाज़ में और हुकूमत और पूरे इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये बात बावर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जनाब यहाँ पर तमाम चीज़ें इसी तरीके से होती हैं, अगर वो माफ़ करना चाहें तो माफ़ी भी हो सकती है। इस हवाले से क्या फिर इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द मुमकिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आपका ये सवाल ज़रूर होगा। और क्या हुकूमत भी अब घर जाएगी? देखिए, अगर हुकूमत को घर भेजना होगा तो खान की रिहाई होगी, अगर हुकूमत को घर नहीं भेजना तो खान की रिहाई नहीं होगी। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई है। खान की रिहाई का मतलब यह है कि खान का तर्ज सियासत यही रहा है कि वो एक बड़ा मजबूत प्रेशर ग्रुप है। खान साहब हुकूमती इंतजामात इतने अच्छे तौर पर नहीं चला सकते जितना मजबूत वो एक प्रेशर ग्रुप है, और इसी प्रेशर ग्रुप की वजह से वो कोशिश ये करेंगे कि वो ये सारे मामलात करें। तो अब इन तमाम मुज़ाकरात और माहौल का नतीजा यहीं पर आकर रुकेगा, जो माजी के तजर्बात है। और इन मुतालबात पर आपको कोई हैरत ज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी मुज़ाकरात हुए उसमें तमाम सियासतदानों ने जो सबसे पहला मुतालबा किया है वो अपनी रिहाई ही का है, क्योंकि अगर वो रिहा होंगे और उन पर मुकदमात नहीं होंगे तो वो सियासत कर सकेंगे। तो जाहिर सी बात है ये लिंक उसी के साथ जुड़ता है। दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। क्या कराची में एक बार फिर बोरी बंद लाशों की सियासत होने वाली है? और अगर होने वाली है तो क्यों होने वाली है और ये बात किसने कही है? मामला ये है कि MQM पाकिस्तान, जो कि 27-25 तारीख से ये मामला चल रहा था, 25 तारीख को पाकिस्तान 25 तारीख को जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दिन था और क्रिसमस का दिन था, उसी दिन 25 दिसंबर की रात से मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन ने कराची शहर के 12 मकामात पर अपने एहतजाज का ऐलान किया था। जब उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया तो MQM पाकिस्तान का उस वक्त तक तो कोई बयान नहीं आया। अलबत्ता जब वो हट गए या जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई, और जब वो हट गए, हटाने की कोशिश भी नहीं, जब वो हट गए तो उसके बाद MQM पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, सो कॉल्ड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि दर हकीकत वो ख़ुद तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है, उनको तो जितनी इजाज़त होती है वो उतनी बात करते हैं। तो ज़ाहिर है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो वो होना चाहिए ना कि जो अपनी बात दबंग करके रख सके, अपनी बात को आगे बढ़ा सके। तो ये लोग तो बस जितने स्क्रिप्ट में लिखा होता है उतनी बात कर देते हैं। तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब जो हैं, अली खुर्शीदी साहब जो है वो गए और उन्होंने कहा कि ये अली अमीन गंडापुर को इन सारे मामलात को देखना चाहिए। और फिर उन्होंने लगे हाथों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सत्तू पीकर सो रही थी जब से मुजाहिरे हो रहे थे। अच्छा, इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया 27 दिसंबर से, मेरा ख्याल था 25 दिसंबर से ये सारे मामला शुरू हुए थे। तो अली खुर्शीदी साहब को थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो बहरहाल उस पर एक बाद में बात करता हूँ कि कितना पढ़ते हैं वो और वो कितना करते हैं।
इतना अहम डिस्कशन के लिए भी नहीं। लेकिन एमक्यूएम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, अब जब एमक्यूएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर देती है। उसके थोड़ी देर के बाद ही मुर्तज़ा वहाब साहब एक तकरीब में मौजूद थे जहाँ पर सहाफ़ियों ने उनसे सवालात पूछे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि चले, वो कह रहे कि हम तो सत्तू पीकर सो रहे थे, एमक्यूएम तो, और फिर उठे हम देर से, बाद में उठे हम जागे, तो एमक्यूएम तो सो रही है और सो ही रही है। अच्छा, मैं मुर्तज़ा वहाब की सियासी बसीरत का इतना कायल नहीं हूँ, लेकिन अलबत्ता उनके सियासी जुमले को मैं ज़रूर मानता हूँ कि हाँ भाई बिल्कुल वो सो ही रहे। खैर, उसके बाद मुर्तज़ा वहाब ने लगे हाथों वो इल्ज़ामात भी उनके ऊपर डाल दिए कि जिन इल्ज़ामात की बातचीत कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि जनाब, एमक्यूएम की तो सियासत ही बोरी बंद लाशों की और अब उसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मुर्तज़ा वहाब ने बड़ी कड़ी तनकीद की कि पाकिस्तान एमक्यूएम पर। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं इससे क्या एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने का कोई अंदिया? जी नहीं है। ना एमक्यूएम इस पोजीशन में है कि वो कोई बहुत बड़ी एहतजाजी प्रोटेस्ट, यानी अगर सिंध के अंदर इस वक्त पानी नहीं है, कराची में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो उस पर कोई बहुत सख्त मौक़िफ़ लेकर वो सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर सकती है एमडब्ल्यूएम की तरह, तो ये आपकी खाम ख्याली है। हाँ, एमक्यूएम जो चीज़ कर सकती है वो ये कर सकती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, एक बयान दे सकती है, और बस इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकती। और उस बयानात को टीवी चैनल्स में देखने के बाद कहते हैं, देखा मैंने कैसा बयान दिया, और फिर कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, वाह भाई क्या क्या बयान आपने दिया। तो बस उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका चाहिए होता है कि वो एमक्यूएम के साथ लगे बंदे, उसकी भी रेटिंग बढ़ती है, वो भी एमक्यूएम को जुमले कसते रहते हैं। तो ये दोनों की सिर्फ ऐसी ही मामलात हैं, कोई ऐसी सियासत का आगाज़ या कोई ऐसा होने में इस वक्त दोनों के अंदर वो गुंजाइश या कैपेसिटी नहीं है। एक और बात, आजकल टीवी चैनल्स पर बहुत सारी जगहों पर कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ भी आना शुरू हो चुके हैं कि जो मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ बड़े संगीन मामलात के अंदर ज़ेर हिरासत रहे, उसमें हाईजैकिंग केस हो, उसमें दीगर मामलात हों, और उसमें से अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बड़े की पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, खान साहब पर के भी जो लोग हैं जिन पर ये सियासी मुकदमात हैं, एमक्यूएम के भी वो लोग के जिन पर सियासी मुकदमात हैं, ये वक्त और हालात पर होता है। जब वक्त और हालात बदलते हैं तो वो आपको गद्दार, मुजरिम और न जाने कौन कौन से आपके ऊपर केसेस होते हैं, और वक्त जब बदल जाता है तो वही फिर आपको वजारतें दी जाती हैं, आपको आला ओहदे दे दिए जाते हैं। तो आजकल ये सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहाँ जारी है, वहीं पर तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के लोगों को भी इस बात पर उम्मीद रखनी चाहिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। यहाँ आज ये हालात हैं तो कल फिर कुछ और हालात हो जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को तस्लीम कर लिया जाता है कि जनाब ये लोग यहाँ पर आ गए हैं और इस तरीके से अब इनको हुकूमत दी जाएगी। अच्छा, अब ये थी अब तक की बड़ी बड़ी खबरें और बड़े बड़े मामलात जो हमने अभी तक आपके सामने रखे हैं। हाँ, एक खबर रह गई, और वो खबर थी कि क्या हम बेवकूफ़ हैं। ये किसने कहा है कि क्या हम बेवकूफ़ हैं? वहाँ पर एक बड़ा मसला आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बारे में तो फिक्र नहीं है कि कराची में पानी आ रहा है नहीं आ रहा। यानी अभी तक तो हम मरीख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए नासा की टीम तरस रही होती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उन मुतालबात को अच्छी तरह पेश कर जाती है, या उनमें बड़ा टेक्निक्स रखती है कि जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कोर्स हो। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या फरमा दिया कि जनाब इंटरनेट यहाँ पर इतना स्लो चलता है। पहले एक मुहावरा कहा जाता था कि जनाब इनका साबुन बहुत स्लो है, आजकल ये कहा जाता है इनका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। तो अब मुहावरा, वक्त बदलता है तो मुहावरे भी बदल जाते हैं ना। पहले कहा जाता था चिराग तले अंधेरा होता है, यानी चिराग की लौ जलती है तो नीचे अंधेरा होता था। अब कहा जाता है बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है, तो अब बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से पहले कहा जाता था कि साबुन बहुत स्लो चलता है, अब कहा जाता है कि जनाब इनका इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। मुहावरे बदल जाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया तो उसके बाद ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग जाती है। ये तो इन सियासी जमातों का मसला यही है कि ये एक तरफ यूँ रुख करते हैं तो फिर दूसरे वाले भी उसी तरफ रुख कर देते हैं। तो कायमा कमेटी के अंदर एक आईटी की जो कायमा कमेटी है उसकी सरबराही मेरे ख्याल से एमक्यूएम ही करती है। अमीनुल हक साहब का बड़ा किरदार है उसके अंदर। अब वो कितना किरदार है वो तो एक अलग बात है, और ख़ुद आईटी में उनकी कितनी चलती है वो एक अलग ही बहस है। लेकिन आईटी की कमेटी के अंदर शर्मिला फारूकी साहिबा भी मौजूद थी। तो वहाँ पर जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जनाब यहाँ पर इंटरनेट कोई स्लो नहीं है। तो वहाँ पर कहा, शर्मिला फारूकी ने कहा कि आप हमें बेवकूफ़ समझती हैं, हमें बेवकूफ़ समझ कर रखा हुआ है। बोला क्यों भाई, आपको क्यों बेवकूफ़? कह रहा है जब पीटीआई का प्रोटेस्ट होता है तो आप इंटरनेट स्लो कर देते हैं, और जब पीटीआई का प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता है तो आप इंटरनेट को सही कर देते हैं। आप हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। दर हकीकत आप उस धरने या उन मुजाहिरों से डरते हैं। अच्छा, यही बात तो हम ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछना चाहते हैं
कि जनाब पाकिस्तान की सोसाइटी भी किन किन जगहों पर सियासी मसलहतें कर कर डरती हैं, और अगर यही बातें तो कह दिया जाए कि जनाब कराची शहर में भी उनको प्रोटेस्ट करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। ये सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो कोई रास्ते बंद नहीं करेगी जब वो प्रोटेस्ट करेंगे। लास्ट टाइम पिछले दिनों इन्होंने एम्प्रेस मार्केट पर एक प्रोटेस्ट किया था तहरीक इंसाफ में, और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ था वो आपके सामने मौजूद है। तो इंटरनेट की बंदिश तो छोड़िए, आप पहले यहाँ पर सड़कें खुलवाने पर और उन तमाम चीज़ों पर भी फोकस कर दीजिए, क्योंकि हम अभी तक मरीख के दौर से वापस नहीं आए। जब मरीख के दौर से वापस आ जाएंगे तो फिर इस पर बात ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आखिर में हर बार की तरह ये दरख्वास्त कि जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।